चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है विश्व भूगोल। क्वेश्चन नंबर पहला, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कितने आंसर राइट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी जो यह कहाँ है? हिंद सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? हिंद सागर में स्थित है। 90 ईस्ट की जो लंबाई है वो है 5000 किलोमीटर। कितनी? 5000 किलोमीटर। और इसकी औसत चौड़ाई 2000 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 5000 और औसत चौड़ाई है 200 किलोमीटर। यह एक अर्ध महासागर है। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो यह एक अर्ध महासागर है जो कटल बंगाल की खाड़ी से शुरू होता है। कटल की जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से शुरू होता है और दक्षिण की ओर गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ का? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? किस खेती के लिए? तो हम देखें कि हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है। अफगानिस्तान में हेलमंद प्रांत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 58,584 है। रिपीट, हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ इसे विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसका? अफीम उत्पादक का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि अफीम हेलमंद के जो विश्व का जो कुल उत्पादन होता है ना वो कितने प्रतिशत होता है? 75% है। 75% काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अफीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरोशिमा और नागासाकी किस शहर किस द्वीपों में स्थित है? रिपीट, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? अब देखेंगे हिरोशिमा और नागासाकी। पहले हिरोशिमा जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है। कहाँ है? होन्शु द्वीप में स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए होन्शु और क्यूशु, ऑप्शन नंबर बी होन्शु और शिकोकू, ऑप्शन नंबर सी होकाइडो और क्यूशु, ऑप्शन नंबर डी क्यूशु और शिकोकू। तो मैंने क्या बताया आपको? जो हिरोशिमा है वो होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि जो नागासाकी है वो क्यूशु द्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो हिरोशिमा होन्शु और नागासाकी क्यूशु। ये वही 2 नगर है जिनमें 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। किसने गिराया था? अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासा में परमाणु बम गिराए थे। किसने? अमेरिका ने जो गिराया था उसका ये उद्देश्य था कि वैज्ञानिक और रणनीतिक लक्ष्यों को एक साथ साधना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होन्शु और क्यूशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कोसिरका और सर्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन गलत है। अब हम पढ़ेंगे जो बेलेरिका है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। बेलेरिका द्वीप समूह स्पेन का ही एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्पेन का एक हिस्सा है जो द्वीप समूह के भूमध्य का मतलब होता है बीच में, तो द्वीप समूह के भूमध्य में स्थित है। अब इसका क्षेत्रफल देख लेंगे हम। इसका जो क्षेत्रफल है किसका?
बेलेरिका का क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे दूसरी लाइन, कोसिरका और सर्देनिया। तो कोसिरका और सर्देनिया सिसिली के बाद में जो भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ है? सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित है। आप बोलोगे दोनों तो भूमध्य में है, तो भूमध्य में है, इनकी लोकेशन चेंज है, बहुत बड़ा भूमध्य है। ठीक है, तो पहला जो पहला है वो कौन सा आएगा? बेलेरिका, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोसिरका और सर्देनिया। भूमध्य सागर में स्थित है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, साथ ही यह इटली का सुविख्यात क्षेत्र है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? हम देखेंगे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोपीय देश, जो यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन में जो एक देश है यूरोपीय, और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। किसको? अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है, जिसमें यह जल डमरू मध्य भूमध्य सागर, कहाँ पे है? भूमध्य सागर के अटलांटिक सागर में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? अटलांटिक सागर में जुड़ता है। तो अलग किस किस को करता है ये? स्पेन और अफ्रीकी देश के मोरक्को को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को और स्पेन। चलिए आगे चलते हैं। गुनाओं नामक प्रकृति उर्वरक किस क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी? गुनाओं नामक प्रकृति उर्वरक, तो इसमें ऑप्शन है तिएरा देल फ्यूगो, बी अटाकामा मरुस्थल, सी ब्राज़ील का मिनास गेरियस, ऑप्शन नंबर डी पेरू का तटीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे गुनाओं नामक प्रकृति, जो गुनाओं नामक प्रकृति है, इसमें उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, मतलब भूमि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल कहीं में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप और तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। गुनाओं नामक जो प्रकृति है सभी जगह नहीं होती है, सिर्फ कहाँ रहती है? पेरू के द्वीप और तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पेरू का तटीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन काटने के परिणाम क्या होते हैं? पहला, मृदा अपरदन में वृद्धि, दूसरा भूमिगत जल का भंडार, तीसरा आकस्मिक बाढ़। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। अब हम पढ़ेंगे वन काटने से क्या होगा। वन काटने से अत्यधिक मात्रा में मृदा का अपरदन होगा। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी का क्या होगा? मिट्टी को हानि होगी। तो वन काटने से अत्यधिक मात्रा में मृदा अपरदन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जब वनस्पति नहीं होंगे, मतलब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, तो फिर भूमि कैसे पकड़ कर, जो उसकी जो पकड़ रहेगी भूमि की, वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि वर्षा के समय वनस्पति ही नहीं होगी तो उसका जल रुक नहीं पाएगा वर्षा के समय में, जिस कारण से क्या होगा? वर्षा का जल भूमि तरह में पूरी तरह रिस नहीं पाता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते, वो क्या होते हैं? पेड़ पौधे पानी सोख लेते हैं, ठीक है ना। आपको तो पता है कि पेड़ पौधे पानी सोख लेते हैं, तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो धरती पानी को सोखेगी नहीं, और इससे क्या होगा? बाढ़, ये बाढ़ को उत्पन्न करती है, मतलब बाढ़ आने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, मृदा अपरदन में वृद्धि भी होती है और आकस्मिक बाढ़। तो कब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? ए लीचिंग, बी अपरदन, सी उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण, ऑप्शन नंबर डी अग्रय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण।
लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। जो लेटराइट मिट्टी होती है ये चीलिंग प्रक्रिया, चीलिंग प्रक्रिया का मतलब होता है चीलिंग प्रक्रिया। आप सोचेंगे चीलिंग प्रक्रिया क्या होता है, तो चीलिंग प्रक्रिया मतलब होता है मिट्टी में घुलनशील, जो मिट्टी में आराम से घुल जाए, मिट्टी में घुलनशील संघटक जो पानी में घुल जाता है, मिट्टी के साथ पानी में घुल जाता है ना। जैसे कि इसमें नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती है। जैसे नदी वगैरह रहती है, नदी का पानी वगैरह, तो वो क्या होता है उपजाऊ मृदा बहाकर ले चली जाती है, मतलब कि जिससे खेती वगैरह हो सके, चीज़ें बाहर ले जाती है। और समतल मैदान, अब समतल का मतलब हो जाए तो मैदान जो एक जैसा हो, है ना, एक जैसा मृदा को निक्षेप लेती है। निक्षेप का मतलब होता है रखना। तो क्या करती है नदियाँ, सारी चीज़ें मतलब बहा के ले जाती है, और जो चीज़ें बाकी वहाँ जो बहा के ले जाने के बाद जो बच जाता है वो पूरा एक समान मैदान के समान हो जाता है। तो हम देखें कि लेटेराइट मिट्टी लीचिंग प्रक्रिया मतलब जो मिट्टी में घुल जाती है, घुलनशील होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लीचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है, ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। नदी के युवा अवस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों सही है, डी दोनों गलत है। चलिए हम पढ़ेंगे। बाढ़ युक्त मैदान नदी की आखिरी अवस्था दिखाई देती है। जब बाढ़ आती है तो देखना नदियाँ कितनी भर जाती है, मतलब नदी का जो आखिरी जो कोना रहता है ना, जिससे वो टूट जाता है, जैसे झील का टूटा हुआ हिस्सा, नदी का युवावस्था मतलब जो अपने द्वारा निर्माण किए गए, जैसे पुल हुए, नहरें हुई, गड्ढे वगैरह भरना, जलप्रपात आदि। क्या होता है इसका जो दिखता है ना, दृश्यमान होता है। क्या होता है, दृश्यमान होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा, झीलों का टूटा हुआ हिस्सा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा किस किसने नहीं किया है, ठीक है। निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। पहला मोरेन ग्लेशियल निक्षेप, दूसरा बर्चन पवन निक्षेप, तीसरा डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप। ऑप्शन है केवल दो, बी एक और दो, ऑप्शन नंबर सी दो और तीन, ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन। अब पढ़ेंगे मोरेन निक्षेप निर्माण ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ से घिरा हुआ। जो ग्लेशियर होता है उसका मतलब होता है बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र। तो कहाँ होता है ये, बर्फ से घिरे हुए क्षेत्र में होता है क्या, मोरेन ग्लेशियर बर्फ के घिरे हुए क्षेत्र में होता है। जबकि अब बर्चन के बारे में पढ़ेंगे, तो बर्चन जो होता है वह निक्षेप रखने का निर्माण, जो स्थिर जगह रहती है जिसे रखना, वहाँ पर होता है, ठीक है, हवा के, जो कि सिर्फ हवा के कारण होता है। देखेंगे मोरेन क्या होता है, बर्फ से घिरी हुई जगह पर। बर्चन का होता है पवन का मतलब आप जानते हैं आप, हवा। तो ये हवा के कारण होता है। और आखिरी क्या है, डेल्टा। अब डेल्टा कौन बनाता है, नदियाँ डेल्टा बनाती है, आपको पता ही होगा। तो जो डेल्टा होता है ये क्या करता है, डेल्टा का निर्माण कौन करती है, नदियों के कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अब कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।